हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IAS मैराथन। सो नया लेसन एंड ये आपका लास्ट पार्ट होगा DPSP का। तो 3 वीडियोस में आपके DPSP खत्म हो गए। ज़्यादा लेंथ भी नहीं रखता हूँ और ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए पढ़ने में, और पॉइंट वाइज आप पढ़ें, ठीक है। इसके अंदर यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ें, और उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा वो आपको उसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये थोड़ी सी मेरी कोशिश है, तो अप्रिशिएट करें इसको और जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। तो आप आज हमको पढ़ना है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब ज़बरदस्त बात इसके अंदर ये है कि जब से दोनों का बस बेसिकली ओरिजिन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स और DPSP कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब से बना इम्प्लीमेंट हुआ है, तभी से इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आने स्टार्ट हो गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, हमारी पार्लियामेंट ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। अब वो कैसे हैं वो आपको इस स्टोरी के थ्रू ज़बरदस्त तरीके से मैं समझाने का यहाँ कोशिश करूँगा, और आपको क्या करना है, देखना है, समझना है और फीडबैक देना है, ठीक है। तो सभी लोग वाकिफ़ हैं, अभी तक हमने 2 लेसन इसके कंप्लीट कर चुके हैं। देख लो उसको जाकर के कि क्या जस्टिशिएबिलिटी है फंडामेंटल राइट्स की, और दूसरी तरफ नॉन जस्टिशिएबिलिटी है आपकी DPSP की, है ना। और ये बल्कि आपके मॉरल एब्लिगेशंस हैं, जो कि आर्टिकल 37 में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले ये कॉन्फ्लिक्ट जो आते हैं वो आपके आता है कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट होने के टाइम से। पहला केस आता है आपका चंपकम दोराई रंजन केस 1951। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम ये पहले ही कंप्लीट करवा चुके हैं आपको, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको कुछ भी चीज़ मिलेगी वो चेन में मिलेगी, ठीक है। पूरा जो है चेन के अंदर हमने यहाँ पर पढ़ाया है, और ये वाला लेसन तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, और मैं यहाँ पर भी आपको वीडियो के एंड में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वाले केस को जाकर के देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट जेट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज़ है ये, जिसके अंदर हम टोटल मोर देन 40 केसेस लेंगे, ठीक है। और 2021 के भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसका भी लेसन आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा टाइम मिले तो वो भी लेकर के आऊँ, लेकिन फिलहाल आप ये वाले जाकर के देखना, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में कौन, DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स की जो झड़प है इन दोनों के बीच में, क्या इन दोनों की झड़प है या फिर हमारी जुडिशरी और पार्लियामेंट की झड़प है, वो आपको इस केस को पढ़ने के बाद पता चल जाएगी। और फिर क्या चेंजेस आए वो भी इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में यानी कि ज़बरदस्त तरीके से समझाया है। तो आप एक बार इसको जाकर के देख लो। तो फिर भी थोड़ी सी एक समरी दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए फिलहाल तो, ठीक। सो अगर आपको चाहना है बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो पहले उस लेसन को देख करके आए, फिर यहाँ पर आ जाएँ आप, ठीक है, डायरेक्टली। तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने का इस तरीके से। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर रूल दिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो प्रिवेल करेंगे अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है DPSP और फंडामेंटल राइट्स के अंदर। और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुपीरियर है, और DPSP आपके सब्सिडरी के तौर पर काम करेंगे, एंड हैव टू कन्फर्म अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट। कॉन्फर्म का मतलब होता है ये आपके कॉन्फॉर्मर्स, अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है अच्छे से कॉन्फॉर्मर्स, तो आपको उसके अंदर पता चलेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स की जो चाल रहेगी उसी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स की भी चाल रहेगी। यहाँ पर इजी लैंग्वेज में मैं बता दिया आपको, ठीक है। और लेकिन इन्होंने फिर भी ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने। तो बस इसी की फिराक में थे वो। और इन्होंने क्या किया कि पहला अमेंडमेंट लेकर के आए 1952 में, फिर चौथा अमेंडमेंट लेकर के आए, उसी के साथ फिर 17th अमेंडमेंट लेकर के आए 1964 में, और जिन्होंने डायरेक्टिव्स को भी इम्प्लीमेंट किया और अमेंड किया, ठीक, फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद कहानी में ज़बरदस्त चेंज कब आता है, 1967 में आता है, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है गोलकनाथ केस 1967 में। और आपको एक सीक्रेट बताऊं इस बात का, चलो बता ही देता हूँ। उसका सीक्रेट है ये, मैंने ये वाला लेसन भी हमने यहाँ पर चैनल पे कंप्लीट करा रखा है। ये वाला केस जो है IC गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का, वही डिबेट फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP की ज़बरदस्त तरीके से इन डिटेल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपको तो बस देखना है, मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल देखने की मेहनत करें, नोट्स बनाने की मेहनत करें, और फिर उनको रिवाइज करने की मेहनत करें, और आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और हमारा फल ये है, आप इसको शेयर करेंगे जितना हो सके, ठीक है। सो आपके लिए सब कुछ परासा हुआ है मैंने, तो है ना, अप्रिशिएट करें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ना तो अब्रीच कर सकती है, ना कहीं बेसिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, बिकॉज दीज आर सेक्रोसेंट इन नेचर। सेक्रोसेंट है ये। इन अदर वर्ड्स, कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, है ना। ताकि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बहाना लेते हो कि हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड करना है, तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का गोलकनाथ केस के अंदर। अब ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, लेकिन गाइस बहुत मज़ा आएगा अगर आपने इसको लेसन को जा करके देखा, वहाँ पर बहुत काम आएगा मेंस में, याद करोगे आप,
है ना। तो एक बार जाकर के केस पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट यही बात इसके अंदर कहा गई कि ये ऐसा वर्डिक्ट आएगा तो पार्लियामेंट ज़रूर, यस बिल्कुल, जो है अटैक हुआ है इस पर, तो पार्लियामेंट रिएक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया यस थ्रू द अमेंडमेंट्स। तो पहला अमेंडमेंट वो 24th अमेंडमेंट लेकर के आए 1971 में। नेक्स्ट वो लेकर के आए 25th अमेंडमेंट 1971 में, सेम ईयर में। ठीक है, अब 24th अमेंडमेंट ने क्या किया? 24th अमेंडमेंट ने जो पार्लियामेंट की पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको डिक्लेयर कर दिया बेसिकली। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ला करके रख दिया। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका 25th अमेंडमेंट एक्ट। ये इन्होंने एक नया आर्टिकल लेकर के आया, आर्टिकल 31C। ये मैं आपको समझा चुका हूँ फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, वन ऑफ द एक्सेप्शन इन द फंडामेंटल राइट्स, जो कि इसके अंदर 2 प्रोविजन थे, बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूँ मैं आर्टिकल 31C। हमने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में भी इसको कंप्लीट कर दिया है ना। मैंने जब जजमेंट्स वाला लेसन पढ़ाया, इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, उसमें भी इसको बहुत ही डिटेल में समझाया, वहाँ भी कंप्लीट कर दिया और आज भी कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके 2 प्रोविजंस हैं। अब इसके बाद भी समझ में ना आए तो आप मुझे फिर भी जो है टेक्स्ट कर दें, समझा दूंगा। ठीक है, नो लॉ विच सीक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल specified in Article 39B and Article 39C shall be void on the grounds of contravention of the fundamental right, जो कि आपके आर्टिकल 14 के अंदर एंड 19 के अंदर मेंशन है, और आपके 31 में भी है ना, और स्पेशली इन द 31 में बेसिकली। अब नेक्स्ट आता है आपका नो लॉ कंटेनिंग a declaration for giving effect to such a policy shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such policy। तो ये 2 प्रोविजंस हैं, और जो कि आर्टिकल 31C को इंसर्ट करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, अब टर्न लेता है ये चीज़। अब तो टर्न कब लेगा? ये जब बात आएगी आपकी केशवानंद भारती केस 1973, ज़बरदस्त केस। आपको एक और सीक्रेट बताऊं? चलो बताता हूँ मैं। और सीक्रेट ये है सर एंड मैम कि हमने ये भी केस पढ़ा दिया है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है। 2 पार्ट्स में इसका आएगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ठीक है, तो ये जो है हमने केशवानंद भारती श्रीपद गलवरू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ज़बरदस्त केस। ठीक है, बेसिक डॉक्ट्राइन आई थी इसके अंदर, तो ये भी हमने समझा दिया। और फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP का ये वन ऑफ द परिणाम है ना। तो ये वाली डिबेट तो हमको पता ही है। मैंने इस केस के अंदर भी ज़बरदस्त तरीके से पूरी एक एक चीज़ समझाई है। इस केस को तो ज़बरदस्त देखना, ज़रूर देखना, क्योंकि ये मेरी हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको केशवानंद भारती केस को अच्छे से समझ में आने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों के ही लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और चैप्टर के बाद में भी दे दूँगा। ठीक, तो यहाँ पर तो हम बिल्कुल एसेंस में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो अब 2 प्रोविजंस थे ना आर्टिकल 31C के अंदर, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है ना। तो ये मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया उसके अंदर, एक बार जाकर के देख लेना। ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू को इन्होंने बेसिक फीचर का बात बताया, एंड इसको भी कभी हटाया नहीं जा सकता। तो फर्स्ट प्रोविजन जो था आर्टिकल 31C का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट इसका जो सेकेंड प्रोविजन था, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो सेकंड प्रोविजन जो है उसको डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड, ये वाला, कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसको ऑन द ग्राउंड्स अगर फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं तो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि किया जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू पार्ट है आपके बेसिक डॉक्ट्राइन का। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ी आगे की। तो फिर अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में। तो इसने क्या किया? ये जो हमने अभी फर्स्ट प्रोविजन पढ़ा ना आर्टिकल 31C का, उसी को ही जो है बहुत ही एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस प्रोविजन को बढ़ा दिया। तो अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो लीगल प्राइमेसी थी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल की सुप्रीमेसी थी ओवर द फंडामेंटल राइट्स को, जो कि कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, 19 एंड 31, उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से जो है आपके DPSP इसको क्या किया गया, आपका सुपीरियर बता दिया गया। तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो इस बाद में इसको इसी एक्सटेंशन को जो कि किया गया था बाय द पार्लियामेंट, इसको डिक्लेयर कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में? मिनर्वा मिल केस में। मिनर्वा मिल केस आया था आपका 1980 में। 1980 में गाइस आपको एक सीक्रेट बताऊँ, एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ मैं आपको, और वो क्या है? चलो बताता हूँ गाइस। गाइस वो सीक्रेट है ये, और वो है
कि मिनरवा मिल केस भी जो है कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार इसको जा करके देखें, बहुत ही मेहनत लगती है इन सबको बनाने के लिए, आपको शेयर करना है बस और देखना है इसको। तो ये वाला लेसन जो अभी हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली, और ये वाली जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की, इनको पैरेलली लेकर के चलना। स्टडीज़ आप सिर्फ रट्टा मारने से नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से, स्टडीज़ करने का एक एक पैटर्न होता है, एक फिनोमिना होता है, ठीक है। आप उसको कंपेयर करें पैरेलली, सब जो सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाई करें, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें पता चलेगी और समझ में भी ज़्यादा आएगा, है ना। तो आउटपुट जो है आपको ज़्यादा लेना है। तो ज़बरदस्त तरीके से इस लेसन के बाद में भी इसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में तो इसका लिंक है ही सही। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसी तरीके से आप इन वायलेशंस को भी देखते जाएँ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा था बेसिकली कि जो आर्टिकल 31 बेसिकली मिनरवा मिल्स केस के अंदर क्या कहा था वो बताया था मैं आपको, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त ये वर्डिक्ट था। इन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ये टू व्हील्स हैं जिस पर एक गाड़ी चल रही है। अगर एक व्हील भी कम हो जाए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है, और चल ही नहीं पाएगी आपकी गाड़ी। तो अगर हम इनको हार्मनी में रखते हैं तो हमारा सोशल रेवोल्यूशन लाने का जो मोटिव है वो ज़रूर पूरा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कि किसी के ऊपर भी प्राइमेसी देना, ये हार्मनी को डिस्टर्ब करना है, और अगर ये हार्मनी और बैलेंस डिस्टर्ब हो गया देन इट इज़ टोटली डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये जो हार्मनी और बैलेंस बताया गया है, इट इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो गोल सेट हुए हैं वो बिना फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट किए करके भी बेसिकली अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट पोजीशन आपको बताता हूँ क्या है। प्रेजेंट पोजीशन ये सर एंड मैम कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुप्रीमेसी को एंजॉय करते हैं डीपीएसपीज पर, ठीक है। और मैंने मिनरवा मिल्स में इसको बहुत अच्छे से समझा दिया, है ना। तो एक बार जा करके देखना डीपीएसपीज पर सुप्रीमेसी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इग्नोर किया जाएगा या फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती हैं अपने डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। चलो मुझे बताओ रिसेंट के ऐसे कौन से एक्ट्स हैं, उनके एग्जांपल्स मुझे यहाँ पर दो कमेंट सेक्शन में, मुझे इसके एग्जांपल चाहिए, ठीक है। सो मुझे इसके एग्जांपल देना, है ना। सो यस, तो लेकिन जब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन को डैमेज नहीं करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, तब तक ही ये अमेंडमेंट वैलिड होंगे, वरना सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नज़रें बिछा करके बैठा है स्वागत करने के लिए पार्लियामेंट का, कि आप लेकर के आएँ और हम बताएं आपको कि अगर ये जरा सा भी हमारी बेसिक डॉक्ट्राइन को हार्म करेगा देन वी विल डायरेक्टली डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, उसके बाद आप यहाँ पर वापस आकर के पढ़ें, ठीक है। सो है ना। सो अब 1950 से लेकर के अब हम यहाँ पर देखें कि पूरी क्या हिस्ट्री रही है ना, इम्प्लीमेंटेशन क्या एक्शन गवर्नमेंट ने लिए बेसिकली वेलफेयर के लिए, वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ब्लानिंग कमीशन को बनाया गया था 1950 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इसको बेसिकली सरपास किया है नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका एम तो वही है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लाया जाए और इनकम इनइक्वालिटी स्टेटस की अपॉर्चुनिटीज़ इनकी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, है ना। नेक्स्ट आता है आपका लैंड रिफॉर्म्स। बहुत ज़बरदस्त लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। अब कई जगह ये सक्सेसफुल हुए हैं और कई जगह फेल हुए हैं बुरी तरह, है ना। तो इन्होंने चेंज लाए, जैसे कि एग्रीरियन सोसाइटी थी उसको इम्प्रूव किया, रूरल मासेस के, ठीक है, जैसे कि इंटरमीडिएरीज को हटा दिया, है ना, जमींदारी जागीरदार इन सबको हटा दिया। नेक्स्ट टेनेंस रिफॉर्म्स आए। टेनेंस रिफॉर्म्स जो लैंड से रिलेटेड होते हैं, जैसे लैंड को रेंट पे देते हैं देन इट इज़ रिलेटेड टू द टेनेंसी रिफॉर्म, अगर रेंट से रिलेटेड बात आती है तो, जैसे कि फेयर रेंट्स हुए, है ना, टेन्योर की बात आई, तो ये सब है। नेक्स्ट आपके जो सीलिंग लगा देते हैं लैंड होल्डिंग पे कि इस सीलिंग के बाहर आपको जो है लैंड होल्ड करने का हक नहीं है, अगर इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड होगी तो जो है स्टेट उसको अक्वायर कर लेगा, ठीक है। ठीक है, ये हुआ भी है कई बार बड़ी मात्रा में। फिर एक जो यहाँ पर ग्राम दान की जो मूवमेंट चलाया था, ग्राम दान और भूदान मूवमेंट। मुझे बताओ भूदान मूवमेंट के जनक कौन थे इंडिया में। भूदान मूवमेंट तो ये लैंड रिफॉर्म्स के टाइम पर ही हो रहे थे, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबरर्स एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग्स,
तो ये भी इसके अंदर लेकर के आया गया। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ है हर जगह, लेकिन अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन को एक तरह से देखें दैन इट इज़ यस मोस्टली सक्सेसफुल। सो मिनिमम नेक्स्ट आता है आपके, हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अभी तक किया गया है वो किन तरीके से किया गया है। अभी तक हमने देखा था हमारी जो नीति आयोग को बनाया गया, प्लानिंग कमीशन को बनाया गया, उसके बाद हमने देखा लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस करी। नेक्स्ट आता है आपका कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया, है ना। तो पहला आता है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, देन आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इस तरीके से बहुत सारे ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल, अब इन ये जो अभी आया ना रिसेंटली के 4 कोड्स इंडस्ट्रीज़ के, इन सबको सब्स्यूम कर दिया गया उसके अंदर, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन, इंडियन डिस्प्यूट, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन, इन सबको उसमें सब्स्यूम कर दिया गया। अब वो जो है आपको सेपरेटली पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा ये जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट आया, मैटरनिटी बेनिफिट, इक्वल रेम्यूनरेशन, ये सब आपके DPSPs को तो इम्प्लीमेंट करने के लिए लाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नेशन के जो कि कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए यूज़ करने चाहिए, तो उसके लिए क्या मेजर्स लिए गए, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस को जो हमारे LIC है उसको बेसिकली पूरे लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया गया, है ना। उसके अलावा जो 14 लीडिंग बैंक्स थे कमर्शियल बैंक्स उनको नेशनलाइज कर दिया 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है आपका जनरल इंश्योरेंस को भी बाद में नेशनलाइज कर दिया गया 1971 में, एंड फिर प्राइवेसी फर्स्ट को अबॉलिश कर दिया 1971 में। दैट आर दोज जो ये एक्शन लिए गए थे आर क्यों लिए गए थे, बिकॉज टू मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द नेशन फॉर प्रमोटिंग द कॉमन गुड, है ना। अच्छे 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 काम के लिए इसको यूज़ करना था। नेक्स्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट ये लेकर के आए ताकि एक नेशन वाइड नेटवर्क बनाया जाए, एक कॉम्पिटेंट एक फ्री लीगल एड का, ताकि पुअर से पुअर लोग को भी यहाँ पर दिया जाए, इक्वल जस्टिस मिले उनको, ठीक। नेक्स्ट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड बनाया गया, ठीक है, जिसको हम KVI बोर्ड बोलते हैं। फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, है ना, ज़बरदस्त काम कर रही है। उसके बाद आता है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ये सब आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तो पार्ट हैं, ये हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। फिर आपके आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था, है ना, बहुत सक्सेसफुल था। फिर आता है आपका जवार रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। आप अभी ये आता है आपका नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2006 में आया। अब आप जो है आज की कुछ स्कीम्स जो है मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल दें उनका, है ना। आज काफ़ी क्वेश्चन पूछे क्योंकि आज का लेसन भी ऐसा ही था, ज़बरदस्त लेसन था, है ना, तो आप इसको बार बार रिवाइज भी करें। नेक्स्ट आता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना। उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। तो ये सब आपकी क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई। तो ये सब आपके DPSPs के तो पार्ट है ना। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये सब चीज़ों का, एग्रीकल्चर के लिए हमने उसको मॉडर्नाइज किया, फर्टिलाइजर इरिगेशन फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड किए, साइंटिफिक लाइन्स पर, मॉडर्न लाइन्स पर एनिमल हस्बेंड्री करा। नेक्स्ट 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, कहीं कहीं थ्री टायर है, कहीं कहीं 4 टायर, कहीं कहीं 2 टायर भी है इंडिया में, है ना। तो मुझे आप बताओ कि आप जिस स्टेट और जिस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वहाँ पर कौन सी पंचायती राज सिस्टम है, 3 टायर है कि 2 टायर है, और अगर हैं तो उनका नाम क्या है, ठीक है। जैसे विलेज पंचायत होती हैं, ठीक है, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, उस तरीके से आप मुझे बताएं, और हायरार्किकल ऑर्डर में बताना, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट लेकर के आए थे इसी कारण, है ना, हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बनाएगा। नेक्स्ट सीट्स रिजर्व करी गई SC ST और वीकर सेक्शंस की, यस। और कुछ एक्ट्स भी लेकर के आए, जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट जिसको रीनेम कर दिया गया बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट से, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट, है ना। और 65th अमेंडमेंट लेकर के आया गया था 1990 में, जिसने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बनाया। और एक अभी लेटेस्ट में एक अमेंडमेंट और आया है, ठीक है, जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी क्या दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से बना दिया गया था, है ना। फिर आते हैं वेरियस नेशनल लेवल कमीशंस बनाए, जैसे कि जिससे आपको सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन का फुलफिल हो, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस का, वुमेन का, माइनॉरिटी का, सिविल चाइल्ड राइट्स के लिए 102nd अमेंडमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस को, अभी 2018 की बात कर रहा था मैं,
इसके फंक्शन भी लास्ट कर दिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस भी दे दिया, है ना। तो ये सब बातें याद रखने की है। नेक्स्ट 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि 10% EWS कोटा को दे दिया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये भी DPSP का पार्ट है ना। तो इस तरीके से याद रखना है सब। और 103rd अमेंडमेंट SC ST OBCs की जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम थी रिजर्वेशन, उसको क्या कर दिया, रिजर्वेशन सॉरी, ये जो आपका इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन था वो आपके 103rd अमेंडमेंट का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान से याद रखना। 2019 में आया था ये, और ये अपडेटेड है ना। तो इसके अंदर क्या था कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो कि आपके SC ST और OBC में नहीं आते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया 10%। ठीक है, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में बनाया, है ना। और इसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई अथॉरिटीज़ को, कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर्स, तहसीलदार, और जुडिशियल पावर्स भी दी गई। ठीक। एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिमेन्स एक्ट बनाया 1951 में, जो कि मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस उनको प्रोटेक्ट करेगा, जो क्या क्या DPSP भी है ना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए और थ्रू आउट द कंट्री, ताकि पब्लिक हेल्थ का जो हमारा एम है वो अचीव हो, है ना। नेक्स्ट लॉज टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ द काउस, कास, बुलॉक्स हैज बीन इनेक्टेड इन सम स्टेट्स। अब मुझे ऐसे स्टेट बताएं, क्या आपके स्टेट में काउ स्लॉटर पे बैन है? हाँ, मुझे बताओ आप कमेंट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका सम स्टेट्स हैव इनिशिएटेड द ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर पीपल अबव 65 ईयर्स, ये भी ज़बरदस्त है और करना भी चाहिए। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट और पंचशील को फॉलो किया ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, है ना। तो इन स्पाइट ऑफ अबव स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने DPSP को हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फुली एंड इफेक्टिवली, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ इसके रीजंस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वही हमने कहा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अनफेवरेबल है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़बरदस्त हो रहा है, और अब तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम स्वीट स्पॉट तक पहुंच चुके हैं। स्वीट स्पॉट यानी कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो यंग ही रहेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा ज़बरदस्त है ना। तो अभी वो 2 डिकेड्स तक तो हमारे फेवरेबल ही है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसके बाद जो है हमारी पॉपुलेशन एज्ड पॉपुलेशन में काउंट होने लग जाएगी, मतलब हमारी पॉपुलेशन एज्ड होने लग जाएगी। अभी चाइना की हो रही है ज़बरदस्त, बहुत बूढ़े मिलेंगे आपको वहाँ पे जाकर देखना, है ना। सो काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी एनर्जी कम लग रही होगी अब जा करके। ठीक है, तो बस अब कंप्लीट ही करने वाले हैं हम। ठीक। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और स्ट्रेंड है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, इसलिए जो है फुली और इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और आज का लास्ट टॉपिक है आपके डायरेक्टिव, जो आउटसाइड दी पार्ट 4 है। ठीक है, ऐसे कौन से डायरेक्टिव्स हैं जो पार्ट 4 में नहीं दिए गए हैं। पहला आता है आपका क्लेम्स ऑफ SC STs टू सर्विसेज, जैसे कि आपके शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट है, वो कहते हैं इनको कंसिडर करना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ द एंड कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप इनको रिजर्व पे दे रहे हैं सीट, चाहे वो प्रमोशन में क्यों ना हो, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नेवर एवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना। इन मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, जो आपके आर्टिकल 335 के अंदर मैंशन है। नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देंगे, तो ये आपका आर्टिकल 350A में आता है, 350A। तो हर स्टेट में और हर लोकल अथॉरिटी में, कोई भी स्टेट हो, एडिकेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी ताकि मदर टंग में प्राइमरी स्टेज पर एजुकेशन जो है चिल्ड्रन को, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, है ना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं, उनको अवेलेबल कराई जाए। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को, ये ड्यूटी है बेसिकली यूनियन की कि वो हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड करें, है ना। सो यस, आर्टिकल 351 में आती है ये। यस, सो अबव डायरेक्टिव्स आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, जैसे कि हमारे और थे, तो इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। हावेवर दे आर ऑल्सो गिव इक्वल इंपॉर्टेंस। और अभी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसको ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस टाइम पे, है ना, तो मैंने इसको भी पढ़ाया हुआ है, तो आप जा करके चैनल पे देखना है, इसकी पूरी फुल वीडियो है एनालिसिस की कि NEP 2020 क्या है ना। तो एक बार उसको जा करके देख लेना, उसका लिंक दे दूँगा। तो आज काफ़ी सारे लेक्सन हो गए आपके पास, होमवर्क करना है काफ़ी ज़्यादा, है ना। सो ये था बात। तो अगले लेसन हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है और आपका भी होना चाहिए, और उसको फॉलो भी करेंगे हम। ठीक है, सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे गाइस। प्लीज़ शेयर कर दें जितना हो सके, बहुत मेहनत लगती है, और फ्री इनिशिएटिव्स चलाना इतना ईजी नहीं होता है, आप सबको पता है ना।
कौन डोमिनेट करता है इन सबको, तो बताने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने काफ़ी बार बताया पहले। तो आपको शेयर करना है, सपोर्ट अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं अगले सब्जेक्ट, अगले स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।